मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ रामगढ़ विधानसभा के मौजूदा विधायक सुधाकर सिंह मौजूद हैं, जो काफ़ी बेबाकी से अपनी आवाज़ को रखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम लोग के कार्यकाल लगभग 14 महीने बीत गए और यह कोई 14 महीना बिहार और देश के लिए साधारण वक्त नहीं रहा। इसी दौर में दो बार लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 भी रहा इसी में, और इसमें जो कई तरह की चुनौती इस राज्य के, इस जिला के लोग, किसानों ने और यहाँ के श्रमिकों ने फेस करने का काम किया, और उसके समाधान के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहे। विपक्ष के नेता के तौर पे हम लोग की भूमिका, जो सरकार में बैठे हैं लोग, उन तक अपनी बात पहुंचाना, सवाल को लेकर के हम लोग हमेशा मुखर रहे हैं। लेकिन बिहार में ये गूंगी और बाहरी सरकार है नीतीश कुमार की। आप देखे होंगे धान खरीद के सवाल पर एक तरफ डबल इंजन की सरकार के मुखिया मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर देंगे। अभी 2022 भी आ गया, किसानों की आमदनी जो थी पहले दोगुनी तो छोड़ दीजिए, उनकी आमदनी आधी रह गई है। धान के दाम बढ़ते ज़रूर हैं सरकारी कागजों में, लेकिन आप धरातल पे किसी किसान का इंटरव्यू ले लीजिए, 1700 से ज़्यादा किसी किसान को नहीं मिला। 240 रुपये बंदरबाट हुआ। सरकार के पदाधिकारी, ये जो हमारे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि और नीतीश कुमार के शीर्षस्थ जो नेता हैं, सब लोग आपस में बांट लिए कि किसानों को बढ़ा नहीं। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री बात करते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, लेकिन 1 नेशन 1 मार्केट कहाँ है? कुछ लोग उत्तर प्रदेश से जो फर्टिलाइजर 1 बोरा 2 बोरा ला करके खेती कर रहे थे, उनको भी बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार पीटती थी, छापेमारी करती थी। जैसे कि कोई वो यूरिया नहीं ला रहे हों, कोई विस्फोटक सामग्री ला रहे हों, ये हालत है। जहाँ तक कागज़ की बात है, कागज़ पे तो शराब बिहार में पूरी तरह से शराब बनती है। बिहार में शिक्षकों को पाठशाला के अलावा जामखाना का भी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है दे दी गई। इसको लेकर के शिक्षक जो है काफ़ी आक्रोश जता रहे हैं, नाराज़गी जता रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के जिम्मे, नीतीश कुमार के राज में शिक्षकों के जिम्मे शिक्षा देने के सिवा सारी जिम्मेदारी है। और हद स्थिति ये है, मुझे लगता है कि जिस तरह से उनको जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जा रही है, तो कलेक्टर, एसपी और मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक के जो नेता है, अध्यक्ष के, उन्हीं को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जब सब उन्हीं को सब करना है बिहार में काम, वोट डलवाने से लेकर के शौचालय, आप देखे होंगे स्वच्छता अभियान में शौचालय तक की निगरानी इनके जिम्मे थी। अब ये दारूबंदी की निगरानी इनके जिम्मे है। तो ये इनके जिम्मे बिहार सपोर्ट कर देना चाहिए शिक्षकों को, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का तो कोई मॉनिटरिंग है नहीं। आप तो देख लीजिए, सारे स्कूल बंद पड़े हैं राज्य के। छोटे से बात में रैली हो रही है, सभा हो रहा है, चुनाव हो रहा है, कोई कोविड नहीं है, लेकिन स्कूल खोलने की जब बात आती है तो हाँ, सबसे पहले कोविड के नाम पे बंद कर दिए जाते हैं। ये हमारे जो ज्ञान के केंद्र हैं आज पूर्णतः ठप पड़े हुए हैं। और हम लोग तो 42 जो हमारे 42 जो हमारे उच्चतर महाविद्यालय हैं, जिसके हम लोग अध्यक्ष हैं, हम लोग लगातार, जो आप देखे होंगे कि पूरे 14 महीने में हम सभी स्कूलों का निरीक्षण किया और उनके जो ढांचागत सुविधाओं का जो अभाव था उसको हमने दूर किया। यहाँ तक कि हम लोग शिक्षकों के अभाव में हम लोग प्राइवेट शिक्षक भी रखा है, गार्जियनों से थोड़ा फीस ले करके, क्योंकि वही बच्चे जब प्राइवेट में जाते हैं तो 300-400 रुपया देने के बाद भी घंटा 2 घंटा पढ़ाई होती है। हम लोग गार्जियनों से बात करके 50 रुपया 60 रुपया महीने ले करके हम लोग प्राइवेट शिक्षक रख के हाई स्कूलों को चलवाने का काम कर रहे हैं। हमको अच्छी तरह से पता है कि बिहार सरकार कोई शिक्षक गाँव देहात में देने वाली नहीं है। हालत बद से बदतर है कि मैं एक उदाहरण देता हूं। आप भभुआ से आए हैं यहाँ तक, भभुआ में जो हाईवे पे सड़क स्कूल हैं, वहाँ हाईवे पे स्कूलों में शिक्षक का अनुपात कमरे से ज़्यादा है। जितने कमरे हैं उससे 2 गुना 3 गुना शिक्षक हैं। और वही गांव देहात में जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ये गांव में गांव है, तो यहाँ शिक्षक का अनुपात ये है कि 8 शिक्षक चाहिए तो 2 शिक्षक भी नहीं उपलब्ध है। तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, केवल पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सब काम करते हैं और करवाते हैं शिक्षकों से। आप जिस विधानसभा में है, उसी विधानसभा का एक प्रखंड, दुर्गावती प्रखंड जो है आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, जिसको लेकर के कई लोगों के ऊपर, कई प्रतिनिधियों के ऊपर जो है केस भी किया गया है।
सबसे बड़ा आश्चर्यजनक विषय ये है कि दुर्गावती का ये मामला 2-3 दिन पहले सुर्खियों में आया है। इससे पहले मोहनिया का मामला सुर्खियों में है। और जो नीतीश कुमार के राज में जो भ्रष्टाचार है पंचायती राज से लेकर सभी विभागों में कमोबेश महीने 2 महीने में पूरे कैमूर जिला में सभी जगह पे FIR होंगी। लेकिन असल गुनाहगार बच रहे हैं, ये सवाल है यहाँ। किसी भी जनप्रतिनिधि को भारत के संविधान के जरिए केवल अनुशंसा करने का अधिकार मिला है किसी योजना का, जो हम अनुशंसा करते हैं, लेकिन उसका निर्माण, उसकी गुणवत्ता, उसका भुगतान कौन करता है? सरकारी कर्मचारी करते हैं। इसमें जब वीडियो सचिव हैं और वही भुगतान किए हैं और इंजीनियर उसकी MB बुक बनाया है, तो इस पर जनप्रतिनिधि पर कैसे केस हुआ? जनप्रतिनिधियों पर। इसलिए मैं मानता हूँ इस पूरे केस को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक जनप्रतिनिधियों पर केस किया गया कि यह कोर्ट में जाकर के यह मामला टिकेगा नहीं, साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाएंगे, केवल जो परेशानी होगी उनको, और यही अधिकारी जो पैसा खा गए वो सभी पाक साफ साबित हो जाएंगे। यही पूरी नीतीश कुमार की नई, जो उसको बोलते हैं ना नया बिहार, नीतीश कुमार, यही है नया बिहार। क्या मांग करेंगे सब सारी चीज़ों के लिए सरकार से? नीतीश कुमार से मांग करना अंधों की दुनिया में आईना बेचने के समान है। जब राज का प्रमुख ही अंधा हो, जिसको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता हो, शराबबंदी का क्या हश्र है पूरे बिहार में आप देख रहे हैं। आप ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर धड़ल्ले से, रोज़ अखबार टीवी में आप चैनल में चला रहे हैं। धान किसानों का 1940 की जगह 1700 का बिक रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोग जो रोज़ उनको सवाल कर रहे हैं विधानसभा से लेकर यहाँ तक, कोई नीतीश कुमार के असर नहीं है पूरी सरकार में। ये सरकार, मैं कह रहा हूँ कि ये पंगु ही नहीं है। अब ये सरकार न रहे तो अच्छा है। केवल अराजकता का केंद्र बना हुआ है शासन प्रशासन का जो पूरी मशीनरी। और आप सवेरे देखते हैं भाजपा जदयू के लोग आपस में ही टकराते हैं, एक दूसरे को आलोचना करते हैं, मुद्दों पर सहमति नहीं है। तो ऐसी सरकार चलने से क्या फ़ायदा, जिसमें जो अपने गठबंधन के जो लोग हैं वही रोज़ एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे हुए हैं लोग। क्या ये मान लिया जाए कि सरकार जो है वो तानाशाह हो गई है, इसमें किसी की सुनवाई नहीं सरकार में? सरकार तानाशाह के शासन में कुछ सुनी भी जाती है, तानाशाह की कुछ सुनी जाती है। यहाँ तो सरकार में बैठे हुए लोगों की ही नहीं चल रही है। भाजपा के लोग रोज कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती, मुकेश साहनी कहते हैं नहीं सुनी जाती, मांझी कहते हैं नहीं सुनी जाती, और कभी कभी नीतीश कुमार भी कहते हैं कि नहीं सुनी जाती है। कभी कभी जैसे मैं बता रहा हूँ, जातीय जनगणना का सवाल था तो कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का सवाल था, नीतीश कुमार कह रहे हैं नहीं सुनी जा रही है। आप सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में, और कह रहे हैं सुनी नहीं जा रही है। सरकार में ही बैठे हुए लोग, सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। तो पता चल रहा है कि इस देश में कोई किसी का नहीं सुन रहा है, इस राज्य में कोई किसी का नहीं सुन रहा है। ये अराजकता है। जब सेंटर में जब कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत थी। लेकिन जब अब वही सेंटर में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे उसके साथ अलायंस है, तो क्या बिहार में विशेष राज्य की दर्जा का मांग खत्म हो गया है? नहीं चाहिए ज़रूरत। बिहार के लिए सरकार किसी की रहे, नेता कोई बिहार का रहे, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता लालू प्रसाद जी के ही राज में जो हमारा पार्टी शासन कर रही थी, राबड़ी देवी हमारी मुख्यमंत्री थी, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सामने मेमोरेंडम दिया था, प्रतिनिधिमंडल गया था, और भी पूरे बिहार के सभी संयुक्त लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था। नीतीश कुमार उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वह भी साथ में गए थे। यह मुद्दा बिहार का है। यह मुद्दा अगर किसी राजनीतिक दल के तौर पे देखें तो यह मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल का मुद्दा है, विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है कि नीतीश कुमार इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं, कभी इधर रहने के लिए, कभी उधर रहने के लिए, कभी यूपीए के साथ जाने के लिए, कभी एनडीए के साथ जाने के लिए। उनके लिए यह एजेंडा सत्ता के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए हथियार के तौर पर यह मुद्दा का इस्तेमाल करते हैं। जो ही उनको सत्ता मिल जाता है, विशेष राज्य मुद्दा गौण हो जाता है। जो ही कुर्सी से उतरने की बात आती है तो नीतीश कुमार जोर जोर से विशेष राज्य का दर्जा की बात करने लगते हैं। नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में अपने आप को कह चुके हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। क्या मान लिया जाए कि इसके बाद वही राजनीति से इस्तीफा दे देंगे? कि शेर जब बूढ़ा हो गया था तो नदी के किनारे एक सोना का कंगन लेके बैठता था, क्योंकि उसको शिकार करने में सक्षम नहीं था,
तो जो राहगीर आते जाते थे नदी से पार करने के लिए, तो उनसे यही कहता था कि मैं मुक्ति के लिए यहाँ बैठा हूँ, आओ इस कंगन को ले लो कि मैं स्वर्ग जा सकूँ। नीतीश कुमार ठीक उसी तरह से इस जातक कथा का इस्तेमाल करके वो बिहार की सत्ता में तब तक बने रहेंगे जब तक कि बना रहना चाहते हैं, बना रहेंगे नहीं लेकिन बना रहना चाहते हैं, जब तक कि उनके प्राण पे खेरू कुर्सी पर ही उड़ जाए। इस मुकाम के लिए वो बैठे हुए हैं। बाकी तो बिहार की जनता को तय करना है कि बिहार की सत्ता में कौन रहे। नारा है बिहार में, कहा हम कहते भी हैं, सभी लोग कहते हैं, नीतीश कुमार नाम नहीं इनका होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए कुर्सी कुमार। आपके कार्यकाल का लगभग 14 से 15 महीना जो खत्म हो चुका है, आप इन 14 से 15 महीनों में आपके द्वारा कितने कार्य किए गए आपके विधानसभा में? हम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाए। करीब हमारे पास 16 हाई स्कूलों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर हाई स्कूल में नए भवन के लिए हमने पैसा दिलवाया। 16 हाई स्कूलों में काम लगा हुआ है। महिला डिग्री कॉलेज जो रामगढ़ बंद था, उसके लिए मैंने ज़मीन खरीद करके उसको पुनः चालू करने के लिए पूरा फाइल पटना गवर्नर हाउस चला गया है, जून से चालू हो जाएगा। हम लगातार बदलाव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल दुर्गावती के लिए हमने दिलवाया, देवहलिया में नया हॉस्पिटल के लिए दिलवाया, छोटे छोटे हॉस्पिटलों के लिए भी पैसा दिलवाया, ऑक्सीजन प्लांट रामगढ़ हॉस्पिटल में लगवाए और अपने विधायक निधि का अधिकतम पैसा हम स्वास्थ्य क्षेत्र में कोविड के चलते हमने दिया। तो लगातार हम, और कम से कम हमको 14 महीने विधायक हो गए, करीब 500 नए ट्रांसफार्मर इस इलाके में हम लोगों ने दिलवाया है और आने वाले 1 साल के भीतर हम करीब 500 ट्रांसफार्मर और हम लोग खेती के लिए दिलवाने जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो अभी नया सर्वे हुआ है सड़कों के लिए, सरकार ने स्कीम लाया है कि हर टोले तक सड़क जाएगी। पूरे बिहार में सबसे अधिक सर्वे रामगढ़ में हुआ है। करीब 300 सड़कें, नई सड़कें बनेंगी अगले 4-5 सालों में। तो ये जितनी भी भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हम लोगों ने एक्शन लिया है। कई जगह खराब सड़कों को दोबारा तोड़वा के बनवाया है। नहरों में जो काम हो रहा था, जो गड़बड़ी था, उसको हम लोगों ने जांच करा करके ठीक कराने का काम किया। एक आरोप था कि ढड़हर पंप, दियरा पंप, जैतपुरा पंप नहीं बनेगा, बंद हो जाएगा। ऐसे लोगों पे मुंह पे तमाचा है कि ये सारी परियोजनाएं समय से थोड़ा पीछे लेकिन चल रही हैं, पैसे पर्याप्त आ रहे हैं। यह भी आने वाले साल भर में तीनों पंप चालू हो जाएंगे। तो कोई हमारा जो दायित्व के भीतर जो भी हैं, उस सभी चीज़ों में हम लोग काफ़ी प्रगति किए हैं और आने वाले वक्त में भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। धान खरीद का सवाल हो, फर्टिलाइज़र का सवाल हो, या जो भी है करप्शन के खिलाफ हो, हम लोग मुखर रूप से इस पर हम बोलते हैं। आप विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले में 1 साल में मैंने जितना बोला है, पिछले जो 2 विधायक 11.5 सालों में जितना बोले होंगे, उससे ज़्यादा तो केवल मैं 1 साल में ही मैं विधानसभा में बोला हूँ। नीतियों पे बहस का सवाल हो, हम हर मुद्दे पर खड़ा हुए हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से। विपक्ष में रहने की एक सीमा है, उस सीमा से बाहर हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमको जितना करना चाहिए था हम लगातार कर रहे हैं। आपने जितनी योजनाओं का शिलान्यास किया है, उसमें कुछ योजनाएं ऐसी थी जिस पे विपक्ष ने आपके ऊपर हमला भी बोला और कहा कि ये योजना तो मेरे द्वारा किया गया है, आप सिर्फ फीता काट करके इसकी उपलब्धि दी है। कोई ऐसी योजना जिसका शिलान्यास, और शिलान्यास का मतलब ही होता है कि काम की शुभारंभ, अगर पहले था तो पहले क्यों नहीं शुरू हुआ। हम किसी योजना का उद्घाटन तो किए नहीं हैं, हम तो केवल शिलान्यास किए हैं और काम पूरा हो जाएंगे तो उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। आप खंडौरा का जो ग्रिड है बिजली का, जो 100 करोड़ की लागत से, उसको पूरा होने के कगार पर हमारा है। हमारा योती पावर हाउस, देवहलिया पावर हाउस पूरा होने के एक पूरा हो गया है, एक पूरा होने जा रहा है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं जिसमें ये हम पूरा करवा रहे हैं और नई भी योजनाएं हमारी आ रही हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये नहीं है कि कोई इसका कोई फाइनल कि नहीं यहीं तक विकास है, इसके आगे विकास नहीं हो सकता। अब वो विकास सतत प्रक्रिया के जरिए हम लोग ये देखते हैं कि उसकी गति कितनी है। धीमी गति से हम लोग उसको तेज़ गति करते हैं। जो खराब गुणवत्ता के विकास हो रहे हैं उसको लंबे समय तक टिकाऊ विकास हो, इसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि अच्छा से विकास हो, बढ़िया हो, कि इसका टिकाऊपन ज़्यादा हो, लंबे वक्त तक रहे।
तो ये चीज़ें फर्क आती हैं, नेतृत्व इसी को फर्क डालता है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि हम विधायक नहीं रहेंगे तो हमारे बाद कोई यहाँ विधायक नहीं होगा या इससे पहले कोई विधायक नहीं होगा। लेकिन जब तुलना होगी आने वाले पीछे वालों से या आने वालों से, तो आपके जो गुणवत्तापूर्ण काम है और काम की जो मात्रा है, यही तुलना होता है कि कौन किसके ज़माने में ज़्यादा हुआ कम हुआ। तो सवाल ये है कि कोई, हम तो उन्हीं चीज़ों को शिलान्यास कर रहे हैं जो हम होना चाहिए, जो काम शुभारंभ नहीं था हम जिसको पास कराए हैं। दुर्गावती क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हुई उनसे जो धुआं निकल रहा है उससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। इस सवाल को लेकर के भी मैं विधानसभा में मेरा बयान है और उस पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो पॉल्यूशन फैल रहे हैं उसको हम उपाय निकाल करके पॉल्यूशन न फैले इसकी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री बंद करना भी कोई बहुत विकल्प नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि दिल्ली जो सबसे खूबसूरत शहर है इस देश का, उसका पॉल्यूशन का जो लेवल है वह आदमी तो छोड़िए जानवरों तक के रहने के लिए नहीं है। लेकिन तब पर भी देश के प्रधानमंत्री वहीं रहते हैं, राष्ट्रपति वहीं रहते हैं। रोजगार और विकास के साथ ये पर्यावरण का संतुलन बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोनों की अनुपस्थिति, ना इंसान अनुपस्थित हो सकता है धरती से, उसकी अनुपस्थिति मतलब कोई है रहेगा नहीं, और पर्यावरण समाप्त हो जाए यह भी कोई नहीं चाहेगा। दोनों के सामंजस्य से चीज़ें चलेंगी और रोजगार भी मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा का भी हम लोग संघर्ष करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को भी बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत धन्यवाद।